एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम ये एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं जो कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है सबके लिए जो सारे ट्रैवलर्स हैं। और आज हमारे साथ है मेरा एक फ्रेंड जो कि इंडिया से आया हुआ है, मुकेश। तो मुकेश अपने आप को पहले से अपना क्विक इंट्रो देंगे। हाँ यार, मैं एक ट्रैवलर हूँ। मतलब मैं काफ़ी ट्रैवलिंग करता हूँ और काफ़ी बार मैं यूरोप भी आया हूँ। और ये मेरा पहला बार है जो मैं यहाँ पे यूके में पहली बार आया हूँ यहाँ पे। और ये मेरे फ्रेंड्स से, तो मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं इनके पास आ सकूँ। और एक सबसे बड़ा चैलेंज मुकेश के साथ में ये था कि मुकेश के पास यूरोप का वीजा तो था, बट यूके का वीजा लेने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और मुकेश को हमसे मिलने आना था। तो मुकेश ने काफी ऑल्टरनेटिव्स, मतलब काफी अच्छी ट्रिक लगाई है यूके का वीजा लेने के लिए विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, और बड़ा क्विकली एंड स्मूथली ये वीजा आया। तो इसके लिए मैं मुकेश से ही पूछना चाहूंगी कि मुकेश हमें बताए कि वो क्या ट्रिक है और कैसे मतलब कम टाइम में यूके का वीजा हम लगा सकते हैं। हाँ, ये मतलब ये प्रोसेस तो मुझे भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट सा लग रहा था, लेकिन अब मैंने इसको पूरा मतलब फिजिकली इम्प्लीमेंट कर लिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने यूके आने वाले ड्रीम को पूरा कर सकते हैं और यहाँ पे यूके में घूम सकते हैं। तो तुमने फिर क्या किया? तुमने मतलब यूरोप का था तुम्हारा वीजा, फिर यूके का कैसे लगाया तुमने? मतलब मेरा प्लान ये था कि पहले मैं यूरोप घूमूं, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑलरेडी 2 बार यूरोप जा चुका हूं, तो अब मुझे इस बार मतलब यूके आने का मन भी था, बिकॉज ऑफ कि तुम भी थे यहाँ पे। लास्ट टाइम तो तुम यूरोप में थे। हाँ। लेकिन अब मुझे ये लगा कि नहीं, ये अच्छा प्लान है और मुझे यूके भी ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना एक्सपेंड मतलब कर रहा हूँ अपनी फ्लाइट्स पे, तो थोड़ा और आगे जा सकता हूँ। तो तुमने मतलब आयरलैंड का वीजा लिया और उससे यूके में आने के मतलब कैसे मतलब डायरेक्ट एंट्री मिल गई? हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हो, ऐसे ऐसा ही कुछ है। लेकिन मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता था कि पहले की मतलब लोग ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग आयरलैंड जाते हैं और आयरलैंड ज़्यादातर लोग जो जाते हैं अपने बिजनेस पर्पज से या कोई अपना वर्क वीज़ा पे जाता है, तो उनको भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। तो फिर मैंने यही चीज़ देखी इंटरनेट पे, मतलब मुझे लगा और थोड़ा सर्च किया, तो मैंने आयरलैंड के वीज़ा में बारे में देखा। और पहले मैंने ये भी प्लान किया था बीच में कि मैं आयरलैंड ही चले जाता हूँ rather than कि यूके आऊँ। तो फिर मैंने इस वीज़ा के बारे में पढ़ा कि ये भी स्कीम है इस तरह की, ऐसे भी आ सकते हैं। तो बेसिकली इस स्कीम को बोलते हैं BIVES, ब्रिटिश आयरिश वीजा स्कीम। तो तुमने मुझे एक चीज पूछने इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो तुमने कोई अलग से यूके का वीजा नहीं लगाया, तुमने आयरलैंड का वीजा लगाया और वहां से तुम ट्रैवल कर पाए, ऐसा कुछ? हाँ, यही मतलब इसी तरह से है। तो फिर इसमें क्या होता है कि आप आयरलैंड का वीज़ा लगाते हैं और आयरलैंड के थ्रू आप मतलब यूके में आ सकते हैं। वाइस वर्सा भी है, आप यूके का वीज़ा लगाओ और आयरलैंड भी जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत लोगों को पता है कि यूके के पास आयरलैंड भी जा सकते हैं, लेकिन ये कम लोगों को पता होता है कि आयरिश वीज़ा पे भी यूके आया जा सकता है, क्योंकि लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं टेम्परेरी वीज़ा पे या आयरिश वीज़ा पे, और वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि टेम्परेरी वीज़ा भी 2-3 तरह के होते हैं। तो अगर आप घूमने जा रहे हो तो इसमें ये स्कीम आपको मिल सकती है। ओके, तो मेनली ये है कि अगर आपको कम टाइम में चाहिए तो आयरिश वीजा भी लगा सकते हो, और आयरिश वीजा के साथ में एक अलग से स्टैंप लग जाता है जिसमें आप इजीली यूके ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बाय चॉइस ये होता है, डिपेंडिंग ऑन द इमिग्रेशन कि वो अगर वीजा आपको दे रहे हैं ये स्टैंपिंग यानी मोस्टली दे देते हैं, बिकॉज अगर आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छा है, कोई प्रोफाइल में इश्यूज नहीं है, तो ये मिल जाता है। मतलब मुझे लगता है तुम्हारा ऐसा भी रहा है कि तुमने मल्टीपल टाइम ट्रैवल करा है यूरोप में, तो इस वजह से तुम्हारा प्रोफाइल इज गुड, तुम्हारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो इस वजह से ट्रैवल हिस्ट्री। तो इस बात को मैं इस पॉइंट में क्या पॉइंट ऐड ये करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि अगर आप यूके ट्रैवल कर चुके हो, आप यूके का वीजा अप्लाई कर चुके हो और समहाउ वो रिजेक्ट हो चुका है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं आयरलैंड चला जाता हूँ, वहां से मुझे मिल जाएगा, तो वो आपको शायद वीजा ना दे। राइट, बिकॉज वो प्रोफाइल आपकी नेगेटिव्स में चली गई, रिजेक्ट में, तो पॉसिबिलिटी जो है उसकी वो लेस हो जाती है। तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा जो यूके फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारा यूके समहाउ रिजेक्ट हो सकता है, या फिर टाइम ज्यादा लग रहा है उनको, समहाउ शॉर्ट टाइम पीरियड में उनको वो चाहिए, तो वो इस वाले वीजा के थ्रू जा सकते हैं। राइट। सो ये तो हुआ हमारा वीजा से रिलेटेड क्वेश्चंस मुकेश के। तो आई होप कि मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो हैं या कुछ एक अच्छी टिप मतलब प्रो टिप इसमें मिल गई होगी जो कि ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं। ये बताओ, तुम अकोमोडेशन कैसे करते हो सारा मैनेज अपने वहां से? इंडिया से करते हो, यहाँ के करते हो? क्योंकि तुम बहुत जगह ट्रैवल करते हो यूरोप में कोई स्पेसिफिक नहीं है, तुम तो काफी कंट्री ट्रैवल कर पाए, तो कैसे करते हो मैनेज ये? तो बेसिकली जो मेरा प्लान रहता है, मैं इंडिया से करके लेकर आता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं दूर से आ रहा हूँ और इस तरह की सिरदर्दी मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ पे जाऊँ वहाँ पे जाऊँ, तो लेकिन मैं इंडिया से करके लेकर आता हूँ। और ज़्यादातर मैं अगर मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो आई प्रेफर कि
मैं हॉस्टल में रुक सकूँ। अगर मैं ग्रुप ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो उसमें मैं होटल प्रेफर करता हूँ। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि यूरोप में कि आप कुछ होटल्स ऐसे हैं तो आपको गेस्ट किचन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट यू कैन कुक योरसेल्फ। तो बेसिकली मतलब किस किस साइट से बुक करते हो? अच्छा, साइट से बुक किससे करता हूँ? Booking.com तो एक अच्छी वेबसाइट है, और हॉस्टल के लिए मैं hostel.com यूज करता हूँ। और एक जो प्रो टिप है जो मुकेश ने हमें बताई है कि वो जो है किसी एजेंसी के थ्रू बुकिंग वगैरह नहीं करता है, डायरेक्ट ही बुकिंग सारी अपने आप से करता है, तो वो ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहती है। क्योंकि अगर आपका कुछ कैंसिलेशन होता है या कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वो आपको नहीं अकोमोडेट करा पा रहे हैं, तो उस केस में वो आपका फुल रिफंड 100% देते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कराओगे तो थर्ड पार्टी क्या है, कुछ थोड़ा चार्ज करती है कुछ परसेंट, एंड देन आपको बाकी रिफंड मिलता है। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट साइट से करें। और अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू कराओगे तो आप फिर एक वही है कि जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया होगा कि टीसीएस की आप रिमिटेशन स्कीम आ सकते हो। तो बेसिकली टीसीएस मतलब टैक्स, हाँ, एक टैक्स सोर्स कलेक्शन होता है इसका। बेसिकली टीसीएस टैक्स कलेक्शन सोर्स सिस्टम होता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के वेंडर के थ्रू कराओगे तो वो आपको 20% एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। राइट। सपोज करो आपका 1 लाख की बुकिंग है किसी होटल की, तो 20% अब वो गवर्नमेंट को देंगे और एक्स्ट्रा चार्ज करेगा अपार्ट फ्रॉम जीएसटी। तो इन शॉर्ट ये है कि अपने को खुद डायरेक्ट कराओ। और आप सबसे पहले अच्छा ये है कि आप रिफंडेबल टिकट कराओ और कैंसिलेबल कराओ, सो दैट कि अगर आप किसी जगह जा रहे हो और समहाउ आपका मूड चेंज हो जाता है, उसको उस कंट्री में आपको और ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको कैंसिल भी कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैसे भी वापस मिल सकते हैं। जहां पर आप पूरा श्योर नहीं हो 100% कि मेरा प्लान चेंज हो सकता है, देन आप पैसा वाला ले सकते हो। तो उस केस में हमें ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है या होटल ही उस टाइप के होते हैं? नहीं, यहाँ पे जनरली क्या होता है, यूरोप में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सबके साथ कैंसिलेबल फीस होती है। तो मुझे लगता है कि सभी के साथ, मैंने सभी में देखा है कि सब में होती है और नॉमिनली प्राइस होते हैं। अगर कोई रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल चीज है तो आप मान सकते हो कि कोई 12,000 की कोई चीज है तो आपको 12,400 रुपए में पड़ सकती है, तो 500 तक का ही आपको उसमें। हाँ, बट अगर कैंसिलेशन में 100% जा रहा है, इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा एडवांस में एक्स्ट्रा देके रिफंडेबल करा लो। दैट्स गुड। हाँ, मैं वही प्रेफर करता हूँ। और नॉन अच्छा, रिफंडेबल मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग तो अब कभी ऐसे सोलो ट्रैवल किया नहीं है और हॉस्टल वगैरह में रुके नहीं है, और नॉर्मली हम होटल्स में रुकते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराएं, मतलब जो भी हमारा होता है अकोमोडेशन। तो हॉस्टल्स में भी क्या ब्रेकफास्ट मिलता है, या कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसमें क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हॉस्टल में ब्रेकफास्ट मिलता है, और एज अ सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वो आपकी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वो कॉस्टली होता है। मतलब क्योंकि देखो, हॉस्टल में बंदा वो जाता है जो बजट ट्रैवलिंग कर रहा हो। ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा जो होटल में जाकर जो होटल में रुक सकता है वो तो ऑब्वियसली वो तो यानी कि बजट ट्रैवलिंग के पक्ष में ही नहीं। फिर तो नॉर्मली लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं उसके ब्रेकफास्ट को, क्योंकि वो नॉर्मली थोड़ा हाई चार्ज होता है। हाँ, एज कम्पेयर टू अगर आप एक पर बेड वहाँ पे कंपेरिजन करो प्राइस का। इट्स बेटर कि मतलब बाहर से ही हम अपना प्लान कर लें खाना। यूरोप में घूमना इतना हार्ड तो है नहीं, है ना। स्टार्टिंग में एक बार घूमोगे तो बहुत सही चीजें सिंपल हो जाएंगी। सुपरमार्केट सब जगह होते हैं, सुपरमार्केट प्रेफर अपना सुबह आप मॉर्निंग में कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो वैसे भी मैंने देखा यूरोप में, हम लोग भी रहे वहाँ पे नेदरलैंड में, तो इजीली कॉफी, क्रॉसेंट, ब्रेड वो बहुत इजीली लाइक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के लोग मैनेज करते हैं। और वेजिटेरियन हो तो और नॉन वेज भी हो तो एक बॉक्स आते हैं वहाँ पे, कुक्ड मील बोलते हैं उसको, सैलेड बोलते हैं ऐसे टाइप के, और उसमें कुछ वेज के भी होते हैं, नॉन वेज ऑप्शंस भी होते हैं, तो आप वो ले सकते हैं मॉर्निंग में भी, और या मे बी लंच और डिनर में भी प्रेफर कर सकते हो इन केस आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, तो मेरे हिसाब से जो सोलो ट्रैवलिंग कर रहा है उसको अपना हॉस्टल का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जिसके बाद अगर वो बजट ट्रैवलिंग भी नहीं कर रहा, जब भी उसको हॉस्टल लेना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर डिफरेंट कंट्री के लोगों से। और एज अ प्रो टिप, मतलब अपने साथ में कुछ इंडिया के पैक्ड जो फूड होते हैं वो लेके आए, जैसे हल्दीराम वगैरह के। अगर आप वेजिटेरियन है स्पेशली, इफ अगर किसी भी टाइम पे कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा तो अपने पास एटलीस्ट कुछ हो। तो मुकेश, जैसे तुम फ्लाइट की बुकिंग करते हो, तुम 1 मंथ से जैसे आए हुए हो यहाँ पर, और 1 मंथ का पूरा ट्रैवल तुम प्लान करके, तुम मल्टीपल कंट्रीज यूरोप में भी गए हो, फिर यूके आए हो, आयरलैंड भी गए थे पहले, और लाइक डेनमार्क वगैरह सारी जगह गए हो, तो सारी जो फ्लाइट्स है वो वहीं से करके आए थे सारा पूरा इटनरी प्लान? और कौन कौन सी साइट से तुमने वो प्रेफर किया था करना, और डायरेक्ट की थी या किसी एजेंसी के थ्रू कराई थी? ये एक अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, क्योंकि सबसे यूरोप ट्रिप और या कोई भी इंटरनेशनल
कोई ट्रिप हो तो सबसे महंगी चीज़ें जो होती है फ्लाइट ट्रिप होती है, और एज अ बजट ट्रैवलर सबसे बड़ा जो मतलब एक चीज़ होती है वो एक फ्लाइट ही होती है। तो उसके लिए मैंने जो मतलब मैकेनिज्म यूज़ किया, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैं डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ करता हूँ फ्लाइट बुकिंग के लिए, मैं वो यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं कुछ एक दो के नाम बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले स्काई स्कैनर हाँ स्काई स्कैनर बहुत ज़्यादा एक बहुत रिफाइन एक एप्लीकेशन है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। और उसके अलावा आजकल एक नया जो आ गया वो है गूगल फ्लाइट्स। तो मैं यही देखता हूँ कि उन दोनों पे, और फ्लेक्सिबल के लिए मैं थोड़ा रेडी रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डे पर जाना है तो उसी डे पर जाता हूँ। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि मैं फ्लाइट्स को वेडनेसडे और थर्सडे बुक कर सकूँ, और किसी भी मतलब वीक में, इस वीक ना हो तो अगले वीक में कर सकूँ। तो मैं यही दोनों को यूज़ करता हूँ। वैसे जनरली क्या होता है कि मैं व्यूअर्स को बताता हूँ कि वेडनेसडे थर्सडे जो वीकडेज बेसिकली उस टाइम पे जो फ्लाइट के रेट्स हैं वो नॉर्मल होते हैं, और इवन अगर आप थोड़ी फ्लाइट रात की रखते हैं तो और भी चीप हो सकती है। और आपको अगर स्टॉप है कुछ मतलब ले ओवर है कहीं एक है तो और है, अगर किसी का ज्यादा दो भी होते हैं ले ओवर्स, अगर आप कर पा रहे हैं तो और बजट ट्रिप पे हैं आप वो भी कर सकते हैं बुक। वो बहुत ज्यादा चीप होती है। टू स्टॉप वाली तो बहुत ही ज्यादा चीप होती है, कभी मैंने ट्राई नहीं किया बट वो मैंने देखा है कि बहुत होती है। और इसके अलावा जो आपने बोला स्काई स्कैनर और गूगल फ्लाइट, एक हमारे मैंने देखा कायाक भी बहुत फेमस हो रही है आजकल, और दूसरा एक्सपीडिया है, तो इन पे भी आप देख सकते हो। और booking.com भी इवन करता है, लेकिन अगर आप इनमें से देखोगे वो सारी कलेक्टिव दिखाता है, सारी साइट्स का कंपैरिजन दिखाते हैं कि कौन कौन सा। बट इट्स बेटर कि जिस टाइम आपको बुकिंग करनी है उसी टाइम पे सर्च करो, बिकॉज एवरी टाइम यू रिफ्रेश इट देन इट विल शो द न्यू फ्लाइट। एक चीज मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप जिस दिन प्लान कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि जल्दी बुक कर सके, क्योंकि जब आपकी आईपी से एक हिट चली जाती है तो वो रिकॉर्ड होती रहती है उस आईपी पे, वो बार बार हिट जाता रहता है। तो आप उसके लिए आप इनकॉग्निटो मोड भी यूज कर सकते हैं, जो आप एक्चुअली इनकॉग्निटो मोड भी काम नहीं करता क्योंकि ये उनके सर्वर पे रिकॉर्ड होता है हमारा। नहीं तो संभव कभी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, आपको डिसीजन थोड़ा जल्दी लेना होगा। आप उसी दिन सर्च कीजिए, होपफुली आप उस दिन को फाइनल कर लीजिए आप जैसे। हाँ मतलब मेनली पॉइंट ये है कि जब बुकिंग करनी हो उसी आप पूरा मूड बना के बैठो कि आप बुकिंग करनी है, तो ज्यादा रिफ्रेश मत मारो, हिट मत मारो, अदरवाइज वो उतना ही हाई करता जाएगा प्राइस को। आपकी जितनी हिट जाएंगी उतना प्राइस हाई करेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना शेड्यूल पहले ही डिसाइड रखें, एंड देन जो भी आपको लिस्ट में दिखा रहा है उसमें से आप जो रीजनेबल है वो फाइंड कर लें। क्योंकि आप फिर वही है कि आप उस डे को छोड़ के फिर आपको नेक्स्ट डे प्लान करना पड़ेगा, फिर वही सब कुछ फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर प्रोसेस। और दूसरी प्रोडक्ट मेरी तरफ से ये है कि आप कभी भी लो बजट एयरलाइन यूज ना करें when you are traveling from India to like Europe। तो क्योंकि आप जब स्काई स्कैनर पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत छोटे छोटे ऑप्शन भी दिखाता है कि आप केवल 15,000 में 20,000 में एक साइड से पहुंच सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप एक अच्छी एयरलाइन लें। लाइक बहुत सारी एयरलाइन ऐसी हैं जो दुबई तक लेकर आती हैं, फिर दुबई से एंट्री लेती हैं आपकी यूरोप में, वो आपको 15,000 में या 20,000 में पहुंचा देंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छी एयरलाइन लें, जैसे विस्तारा लें, लुफ्तांजा लें, एयर इंडिया लें, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट एक ही टाइम में उड़ेंगी। मैक्स टू मैक्स ऐसा हो सकता है कि दुबई उनका स्टॉप हो या कुवैत उनका स्टॉप हो या कोई भी बड़ी कंट्री में स्टॉप हो, फिर वो आपको